Rectification of errors, one of the difficult topic for CA foundation students and the important one again from exams point of view. Why? Because there is one question on this topic in every exam, right? Welcome back all of you. This is your teacher CA Swaroop, and today in this lecture we are going to discuss chapter number 2 unit number 6, that is rectification of errors. So guys, before starting this topic, I would like to tell you, you should complete these 5 chapters and then only watch this lecture. Is it clear to you? So which are these 5 topics? From ICAI material, chapter number 2, unit number 1, that is journal, unit number 2, that is ledger, unit number 3, trial balance, unit number 4, subsidiary books, and unit number 5, cash book. These 5 units you should complete first to understand this unit number 6. बहुत सारे बच्चों का ये 11th-12th में हो चुका है, so they can also directly understand our topic, but still to understand it in a better way you should complete these 5 topics first. Okay, so with this background we will move ahead to understand what is rectification of errors. So to understand what is rectification of errors, we should understand first what is error, because error होगी तभी तो rectification होगा, right? So अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एरर मतलब क्या है, दैट वी विल अंडरस्टैंड फर्स्ट. You can see on the screen there is a definition given: unintentional omission. Omission यानी totally you are ignoring the transaction or partially you are ignoring the transaction. What is omission? We are going to discuss it further after some time. Or commission of amounts. So commission means while writing the accounts you are making a mistake. Omission means you are not at all writing it. Are you getting it? बेसिक प्रोसेस क्या है हमारा अकाउंटिंग का? हम पहले जर्नल एंट्री लिखते हैं, फिर उसका पोस्टिंग करते हैं. तो ये जब प्रोसेस हमारा चल रहा है, उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, लेजर का बैलेंसिंग करते हैं और उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं बच्चों. बराबर है क्या? तो इस प्रोसेस में आइदर आप कोई चीज कंप्लीटली ओमिट कर रहे हो, नहीं तो आप कमीशन कर रहे हो, एरर ऑफ कमीशन कर रहे हो, यानी आप राइटिंग में कुछ गलती कर रहे हो. जैसे कि 100 रुपए का ट्रांजैक्शन है और आपने गलती से 1000 रुपए का अमाउंट लिखा, दैट इज कॉल्ड एज अ कमीशन ऑफ अमाउंट्स. एंड अकाउंट्स, अकाउंट कैश अकाउंट डेबिट होनी चाहिए था, गलती से अपने बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया. आर यू गेटिंग इट? दैट इज कमीशन ऑफ अकाउंट्स. कमीशन ऑफ अमाउंट्स मतलब क्या? अमाउंट गलत लिखा. कमीशन ऑफ अकाउंट मतलब क्या? अकाउंट में अकाउंट लिखने में कुछ गलती कर दी. इन द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन, इन द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन आर कॉमनली नोन एज एरर्स. बच्चों वैसे तो हम इंसान ही है और इंसान से ही गलती होती है, बराबर बोल रहा हूं ना मैं? हाँ, तो गलती तो होगी. कंप्यूटराइज सिस्टम पे भी अकाउंटिंग कर रहे हो और अगर आप इनपुट ही गलत देते हो, आपको आईटी का कंसेप्ट पता ही है, गार्बेज इन गार्बेज आउट. इज इट राइट? तो बच्चों आप गलत एंट्री ही कर देते हो तो आपका जो प्रोडक्ट निकलने वाला है, आउटपुट जो निकलने वाला है, दैट इज आवर पी एंड एल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, दैट विल बी ऑल्सो रॉन्ग. आर यू गेटिंग इट? हाँ, बस सिर्फ एक कंप्यूटर अकाउंटिंग में फायदा क्या है, आपको डेबिट क्रेडिट का टोटल किसी भी हालत में मैच करना होता है और वहां पे बहुत सारे फिल्टर्स लगाए होते हैं, बहुत सारे कंडीशंस वहां पे इंप्लीमेंट किए होते हैं, इसलिए वहां पे गलती होने के चांस बहुत ही कम है. ठीक है बच्चों? एनीवे, कंप्यूटराइज सिस्टम पे नहीं जाना है हमें, तो मैनुअल अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इमेजिन करना है. इज इट क्लियर टू यू? सो व्हाट इज द एरर? यू हैव अंडरस्टूड इट, राइट? इट इज अ अनइंटेंशनल ओमिशन और कमीशन ऑफ amounts and accounts in the process of recording the transaction. So while recording the transaction, either you omit it completely or partially, or you can commit a error while writing the accounts. Is it right? So this is what we call it as error. I hope you have understood the concept of error. Error यानी गलती, सिंपल हिंदी भाषा में error यानी गलती, अकाउंटिंग लिखते समय होने वाली गलती. इन गलतियों को क्लासिफाई कैसे करना है वो आगे जाके हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं. And it is unintentional guys, it is unintentional, that is very important. ठीक है? गलती गलती से होती, इसीलिए तो गलती बोलते हैं ना हम इसको. इंटेंशनली करते हो तो दैट विल नॉट बी अ एरर, दैट विल बी अ फ्रॉड. आर यू गेटिंग इट? हाउ टू रेक्टिफाई द फ्रॉड? फॉर दैट यू हैव टू गो टू द पुलिस स्टेशन. आई एम जस्ट किडिंग, दैट इज नॉट कवर्ड इन योर सिलेबस. आगे बढ़ते हैं, दैट विल बी कवर्ड इन योर ऑडिट इंटरमीडिएट सीए कोर्स, राइट? फाइन, नो प्रॉब्लम. आगे बढ़ते हैं. द वेरियस अनइंटेंशनल एरर्स कैन बी कमिटेड एट द स्टेज ऑफ कलेक्टिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और डेटा ऑन द बेसिस ऑफ विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ड्रॉन, और एट द स्टेज ऑफ रिकॉर्डिंग द इंफॉर्मेशन. नाउ गाइस कंसंट्रेट करना, ये एरर होती कहां पे है?
while collecting the financial information or data on the basis of which financial statements are drawn। कौन से बेसिस पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी पी एंड एल अकाउंट एंड बैलेंस शीट हम कौन से बेसिस पे ड्रॉ करते हैं, उसके लिए हमें पहले जर्नल बनाना पड़ता है, उसके बाद लेजर बनाना पड़ता है, लेजर बैलेंस करना पड़ता है, और उसके बाद हम फाइनेंशियल ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट करते हैं। तो इनडायरेक्टली दे आर टेलिंग यू दीज आर द अनइंटेंशनल एरर्स एंड these are committed at the stage of collecting the financial information, means while preparing till preparing trial balance whatever process you are following, उस process में आप ये error करते हो, commit करते हो, right? Now how do you identify कि आपको आपने error किया है या नहीं किया है? तो बहुत सारे बच्चों का आंसर ये आ रहा है कि अगर सर ट्रायल बैलेंस टैली होता है तो एरर नहीं है, एंड अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है तो एरर है। But I don't believe it, guys, because even if your trial balance is tallied, there can be a error। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे, ट्रायल बैलेंस टैली होता है या नहीं होता है। अगर टैली भी है तभी भी गलती हो सकती है, तो आप एरर धीरे धीरे ही रेक्टिफाई करते हो जब आपको वो गलती आइडेंटिफाई होती है। ठीक है, अकाउंटिंग इज अ आर्ट, राइट, जहां पे हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, तो आपको एरर ये कभी ना कभी तो डिटेक्ट होने वाला है, क्योंकि एक एरर का इंपैक्ट दूसरे अकाउंट पे होता ही है। इज इट क्लियर टू यू? यस। नाउ एरर्स आर एज अ रिजल्ट ऑफ मैथमेटिकल मिस्टेक, यानी कैलकुलेशन में कुछ गलती हो सकती है, मिस्टेक्स इन अप्लाइंग अकाउंटिंग पॉलिसीज, केमिकल लोचा बोलता हूं मैं इसको, बहुत सारे अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स लिख के रखे हैं, राइट, तो वो कंसेप्ट्स अगर आप ठीक से नहीं पढ़ते हो, मिस इंटरप्रिट करते हो, ओवरसाइट करते हो, तो आपकी गलती हो सकती है व्हाइल अप्लाइंग दैट अकाउंटिंग पॉलिसी। व्हाट इज अकाउंटिंग पॉलिसी? फॉर दैट चैप्टर नंबर 1 में यूनिट नंबर 7-8 है, जहां पे हमें अकाउंटिंग पॉलिसी एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में बातचीत करनी है। कोई अकाउंटिंग कंसेप्ट आप मिस इंटरप्रिट करते हो तो गलती हो सकती है, यानी ये केमिकल लोचे वाली बात है। कौन सा? सेकंड पॉइंट, मिस्टेक इन अप्लाइंग द अकाउंटिंग पॉलिसी, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट एंड ओवरसाइट। यहाँ पे आपको नॉलेज की कमी है, वेयर एज मैथमेटिकल मिस्टेक मीन्स व्हाट, 10+10 इज इक्वल टू 30, ऐसे टोटल करना इज मैथमेटिकल मिस्टेक। इज इट राइट? आपका मैथ्स वीक है, सब लोग हंस रहे हैं, वैसे भी आपका मैथ्स बहुत कहाँ पे स्ट्रांग है। इज इट राइट? यस, मैथमेटिक्स पे आपको बहुत एफर्ट करना पड़ता है, बट हमारे अकाउंट्स में इतना भी मतलब वो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन नहीं आता है, तो टेंशन मत लेना। हमें अकाउंट्स में क्या क्या मैथ्स है, और आपको कैलकुलेटर भी आईसीए ने प्रोवाइड किया है, फिर भी गलती होगी, क्योंकि ओवरसाइट करने के कारण गलतियां होती है। इज इट क्लियर टू यू? फाइन। सो गाइज, विद दिस background, we will understand some examples of errors and their nature also. So, illustrative cases of errors and their nature. Some examples I have discussed here. First is wrong entry. धीरे धीरे एक एक करके पढ़ते जाएंगे, ओके? सो रॉन्ग एंट्री मतलब क्या? लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट फेज ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। एंट्री करते समय फर्स्ट फेज ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस से हम लोग शुरू कर रहे हैं, यानी कि जर्नल से हम शुरू कर रहे हैं। इज इट राइट माय फ्रेंड्स? तो हम लोग जर्नल से शुरू कर रहे हैं। जर्नल में एंट्री लिखते समय गलती की, दैट इज कॉल्ड एज अ रॉन्ग एंट्री। एग्जांपल्स आर credit purchases of rupees 17,270 are entered in the purchase day book as 17,720। मैंने आपको पहले ही बोला है कि आपको सब्सिडरी बुक का कंसेप्ट पता होना चाहिए, एज वेल एज कैश बुक का कंसेप्ट पता होना चाहिए, जर्नल का कंसेप्ट पता होना चाहिए, लेजर पता होना चाहिए। इज इट राइट? तो ये सारी पहले जो 5 यूनिट्स है वो करने के बाद ही आप इसको हाथ लगाओ। इज इट क्लियर टू यू? यस। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस एरर। क्रेडिट परचेसेस ऑफ रुपीज 17,270 आर एंटर्ड इन द परचेस डे बुक एज 17,720। बच्चों, मैं प्रोसेस थोड़ा सा रिपीट करना चाहूंगा। आपने क्रेडिट परचेस किया कितने रुपए का? 17,270। तो यहाँ पे दो एस्पेक्ट्स है, बहुत ही डिटेल में पढ़ा रहा हूं मैं। यहाँ पे दो एस्पेक्ट है, परचेस एक किया है एज वेल एज क्रेडिट पे किया है, इसलिए वो पार्टी का नाम यहाँ पे नहीं दिया है, सो आई एम यूजिंग द वर्ड पार्टी। तो जर्नल एंट्री अगर बनाते हो तो परचेस अकाउंट डेबिट होगा, बिकॉज गुड्स आर कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट इज अ रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ऑफ गुड्स, तो परचेस अकाउंट डेबिट करेंगे हम लोग, एंड पार्टी का अकाउंट हम लोग क्रेडिट करेंगे। अमाउंट होना चाहिए 17,270, 17,270। But what you have done? You are
मेंटेनिंग सब्सिडरी बुक्स, यानी परचेस के लिए आपने क्रेडिट परचेस रिकॉर्ड करने के लिए आपने एक सब्सिडरी बुक बनाया होगा, राइट? दैट इज कॉल्ड एज परचेस book. In purchase book, in particulars column you write party name, right? So to party and amount लिखते समय आपने ओवरसाइटिंग के कारण यहाँ पे 17,270 लिखा, सॉरी लिखना था 17,270, आपने लिखा 17,770। फिर से पढ़ रहा हूं, ध्यान दो। क्रेडिट परचेस ₹17,270 आर एंटर्ड इन द परचेस डे बुक एज 17,270। अब क्वेश्चन ये आता है कि दूसरा इफेक्ट क्या हो रहा है। क्वेश्चन ये आता है क्योंकि ये आपका एक इफेक्ट हुआ, परचेस अकाउंट डेबिट हुआ, राइट? आप इसके साथ लेजर्स भी बनाते हो, तो लेजर में जब पार्टी का अकाउंट बनाएंगे हम लोग, उसमें भी अगर आपने बाय परचेस 17,770 लिखा है तो आपने डबल साइडेड एरर कर दिया। इज इट राइट? अब जर्नल एंट्री लिखते समय ही गलती हुआ है, मतलब आपने दोनों जगह पे गलती की है। आपका ट्रायल बैलेंस तो टैली हो जाएगा क्योंकि आपने गलत अमाउंट लेके ही एंट्री की है, लेकिन आपके अकाउंट्स में एरर रहेगी क्योंकि आपका परचेस अमाउंट था 17,270 और आपने एंट्री कर दी 17,770 से। इसे बोलते हैं रॉन्ग एंट्री। तो गलतियां किस प्रकार की हो सकती है मैं आपको बता रहा हूं। अमाउंट ही गलत लिखना, इसको क्या बोलेंगे? रॉन्ग एंट्री। यहाँ पे कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंट्री बराबर की, लेकिन आपने रॉन्ग अमाउंट से एंट्री की, इसलिए हम उस एंट्री को रॉन्ग एंट्री बोलेंगे। इज इट राइट? यस। समझो परचेस की एंट्री आपने ऐसे कर दी, पार्टी अकाउंट डेबिट टू परचेसेस, तो ये भी रॉन्ग एंट्री हो गई। आर यू गेटिंग इट? लेकिन इसमें आपका कंसेप्ट में ही प्रॉब्लम है। इज इट राइट? यस। बहुत सारे प्रकार के एरर्स करने वाले हम लोग, और उसको कैसे सुधारना है वो भी हम देखने वाले। और एक एग्जांपल रॉन्ग एंट्री का, क्रेडिट सेल्स ऑफ ₹15,000 ग्रॉस लेस 1% ट्रेड डिस्काउंट। बच्चों मैंने पिछले किसी लेक्चर में आपको ट्रेड डिस्काउंट का ट्रीटमेंट समझाया है, राइट? तो 15,000 में से अगर 1% हम माइनस करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट छोड़ के अमाउंट कितना रिकॉर्ड होना चाहिए? 14,850 का अमाउंट रिकॉर्ड होना चाहिए। आर रॉन्गली एंटर्ड इन द सेल्स बुक एज ₹15,000, लेकिन सेल्स बुक में आपने ये 15,000 से ही एंट्री रिकॉर्ड की। इज इट राइट? सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग एंट्री। चेक्स इशूड 19,920, चेक इशू किया बच्चों, चेक इशू किया तो एंट्री क्या होनी चाहिए? बैंक अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए, बराबर है क्या? आर रॉन्गली एंटर्ड इन द क्रेडिट ऑफ बैंक कॉलम इन द कैश बुक एज 19,290, यानी आपने बैंक अकाउंट तो क्रेडिट किया बट अमाउंट लिखते समय 920 की जगह 290 लिख दिया। सो दीज आर दी एग्जांपल्स ऑफ रॉन्ग एंट्री। तो रॉन्ग एंट्री गलत अमाउंट से हो सकती है, नहीं तो कोई गलत अकाउंटिंग हेड आप डेबिट क्रेडिट कर सकते हो। यहाँ पे और क्या चांस है? बैंक के कॉलम में आपने गलती से नहीं लिखा, आपने गलती सॉरी आप बैंक के कॉलम में लिखने के बजाय आपने वो कैश कॉलम में लिखा, ऐसे भी गलती हो सकती है। यानी उस वक्त आपने एंट्री क्या पास की, और अभी ये भी देखना है कि आपने दोनों अकाउंट में वैसे इफेक्ट दिया है या एक ही अकाउंट में गलती की है, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। हम देख रहे थे इलिस्ट्रेटिव केसेस ऑफ एरर्स। इज इट राइट माय फ्रेंड्स? हाँ, तो बच्चों रॉन्ग एंट्री समझ में आ चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स। कास्टिंग मतलब बच्चों टोटल लेना, टेकिंग टोटल्स, ठीक है? तो टोटल करते समय आपने गलतियां की है। सब्सिडरी बुक्स आर टोटल पीरियडिकली एंड पोस्टेड टू द अप्रोप्रिएट लेजर अकाउंट्स। ए नहीं करना है आपको, ये पहले ही पढ़ाया है मैंने, कहां पे? सब्सिडरी बुक्स के टॉपिक में। तो मैंने इसीलिए बोला कि सब्सिडरी बुक्स आपको आना चाहिए। फिर भी एक बार बताता हूं फास्ट में। देखो बच्चों, आपने क्रेडिट परचेस जो जो कुछ भी करते हो उसके लिए आप परचेस बुक बनाते हो, समझो परचेस बुक, और इस प्रकार से आप उसका प्रेजेंटेशन करते हो। यहाँ पे पार्टी का नाम लिखते हो, तो मिस्टर एक्स से गुड्स खरीदे, एंट्री को पढ़ोगे कैसे? 10,000 रुपए के एंट्री को पढ़ोगे कैसे? मिस्टर एक्स परचेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स, देन टू मिस्टर वाई, समझो 20,000 का परचेस किया, टू मिस्टर जेड, समझो 30,000 का परचेस किया। ऐसे आप रिकॉर्ड करते हो, बराबर है? ये हुआ जर्नल एंट्री। इसके साथ साथ आपको लेजर पोस्टिंग भी करना होता है, तो मिस्टर एक्स का लेजर बनाओगे, मिस्टर वाई का लेजर बनाओगे, और मिस्टर जेड का भी लेजर आप बनाओगे, एज वेल एज परचेस लेजर भी बनाओगे, बराबर है क्या? नहीं? यस। तो परचेस लेजर भी आप बना रहे हो। इज इट राइट?
हाँ, तो पोस्टिंग करते समय मिस्टर एक्स के क्रेडिट में बाय परचेस ऐसे आप एंट्री करते हो। मैंने ये बातचीत ऑलरेडी सब्सिडरी बुक्स टॉपिक में की है, ठीक है। देन बाय परचेसेस मिस्टर वाई के क्रेडिट में 20,000, मिस्टर जेड के क्रेडिट में 30,000, यानी क्रेडिट हो गया लगभग 60,000 का। एंड परचेस के डेबिट में आप एक साथ ये टोटल करते हो, बराबर है क्या? ये टोटल आप लेते हो 30 + 20, 50 + 10, 60, और एक साथ टू टोटल एज पर सब्सिडरी बुक, बराबर है क्या? 60,000 करते हो, यानी डेबिट 60,000 से हो गया और ये क्रेडिट 3 अकाउंट हो गए 60,000 से। ऐसे होगा हमारा लेजर पोस्टिंग अगर आप सब्सिडरी बुक्स मेंटेन करते हो तो बच्चों, बराबर है। हाँ, बट अभी समझ लो कास्टिंग टोटल मतलब क्या। रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स मींस व्हाट? सब्सिडरी बुक्स आर टोटल्ड पीरियडिकली and posted to the appropriate ledger account. I hope you are understanding this line right now. Subsidiary books are totaled periodically. तो परचेस बुक का टोटल आप पीरियडिकली लेते हो और उसका पोस्टिंग आप पीरियडिकली करते हो, जैसे कि हर महीने के एंड में आप टोटल लेते हो और महीने का एक एंट्री करते हो। क्यों? क्योंकि आपको टाइम बचाना था, इसीलिए आपने सब्सिडरी बुक्स बनाए। इज इट राइट? यस। देयर में अराइज अ टोटलिंग एरर्स। गलती से समझो मैंने यहां पे 50,000 टोटल लिया, तो हो क्या जाएगा? परचेस अकाउंट में 50,000 का पोस्टिंग हो जाएगा। आर यू गेटिंग इट? इंडिविजुअल एंट्री जब मैंने पोस्ट की इंडिविजुअल क्रेडिटर्स लेजर में, तो वो बराबर की मैंने, तो 60,000 का क्रेडिट ऑलरेडी अपने क्रेडिटर्स अकाउंट को दे दिया है। अब गलती से परचेस को डेबिट देना, एक्चुअली आपको परचेस को डेबिट देना चाहिए था 60,000 का, बट आपने ये टोटलिंग में गलती कर दी। आप ऐसे कैलकुलेटर पे टोटल ले रहे थे, सामने से कोई अच्छी लड़की गई और आपका ध्यान बढ़ गया। इज इट राइट? तो उसके बाद आपकी टोटल आ गई 50,000 रुपए। मजाक कर रहा हूं ना लाइक को, ध्यान दो। इज इट राइट? तो उसके बाद आपकी टोटल हो गई 50,000 रुपए, और इस 50,000 की टोटल को आपने पोस्ट कर दिया परचेस के लेजर में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, गलतियां किसी भी कारण हो सकती है। अकाउंटेंट बैठा हुआ है, बीवी का फोन आया, बीवी ने बहुत सारा डाटा, उसके बाद टोटल गलत, टेंशन में टोटल गलत। टोटल गलत होने का रीजन कुछ भी हो सकता है। कुछ खा रहा है बीच में, खाते खाते काम कर रहे, गलत। टोटल गलत क्यों हुआ इसके उसका रीजन मेरे पास नहीं है, बट टोटल गलत हो सकता है और उसके कारण हमारा पोस्टिंग भी गलत हो जाएगा और हमारा ट्रायल बैलेंस टैली अब इस बार नहीं होने वाला है, क्योंकि परचेस डेबिट हुआ 50,000 से और क्रेडिटर्स क्रेडिट हुए 60,000 से। आर यू गेटिंग इट? इस प्रकार के एरर को हम लोग क्या बोलते हैं? कास्टिंग एरर्स, रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स। हम देख रहे हैं इलस्ट्रेटिव केसेस ऑफ एरर्स। एरर्स कैसे कैसे हो सकती है और इसको सुधारना कैसे है, वो बातचीत हमें करनी है। आर यू गेटिंग इट? यस। सो there may arise totaling errors. Totaling errors may arise due to wrong entry, or simply these may be independent errors. समझ में आ रहा है बच्चों? रॉन्ग एंट्री के कारण भी टोटलिंग गलत हो सकता है, और दीज आर द इंडिपेंडेंट एरर्स। ये जो टोटलिंग एरर मैंने बताया ये इंडिपेंडेंट है। रॉन्ग एंट्री की मैंने, उसके कारण भी टोटल गलत हो सकती है। जैसे कि परचेस था 9,000 का, मैंने यहाँ पे 10,000 रिकॉर्ड किया, तो परचेस 9,000 होके भी आपने रिकॉर्डिंग गलत किया, इसलिए टोटल भी आपका गलत आ गया। आर यू गेटिंग इट? तो दोनों भी इसमें कवर हो जाती है रॉन्ग कास्टिंग में। अब एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे, फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2016 टोटल ऑफ क्रेडिट सेल्स आर 1,75,500। बच्चों ध्यान दो, जनवरी 2016 का क्रेडिट सेल्स का टोटल है 1,75,700। दिस इज रॉन्गली टोटल्ड एज 176,700 एंड पोस्टेड टू द सेल्स अकाउंट एज 176,700, यानी सेल्स आपने ज्यादा दिखाया। ऑन द अदर हैंड सेकेंड इफेक्ट डेटर्स अकाउंट में जो है वो 1,75,700 का ही गया होगा, यानी आपके ट्रायल बैलेंस में 1,000 का फर्क 100% आएगा। आगे बढ़ता हूं बच्चों। इन केस ऑफ कैश बुक रॉन्ग कास्टिंग्स रिजल्ट इन रॉन्ग कैलकुलेशन ऑफ बैलेंस कैरिड आउट। ऑब्वियसली कैश बुक में जो दो अकाउंट हम बनाते हैं, दो अकाउंट बनाते हैं और एक कॉलम बनाते हैं। डिस्काउंट इज अ कॉलम है बच्चों, ध्यान देना, उसके लिए हमें कैश बुक का चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है। हाँ, तो बच्चों रॉन्ग कास्टिंग्स रिजल्ट इन रॉन्ग कैलकुलेशन ऑफ बैलेंस कैरिड आउट। ऑब्वियसली कैश बुक में जो कैश अकाउंट है एज वेल एज बैंक अकाउंट है। बैंक कौन सा टाइप का अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। एंड कैश कौन से टाइप का अकाउंट है? रियल अकाउंट है। दोनों भी बैलेंस शीट में दिखने वाले हैं, तो वो जो गलती होगी उसका इंपैक्ट आपके बैलेंस शीट में दिखेगा, यानी बैलेंस कैरिड डाउन पे इंपैक्ट होगा। उसके लिए एक एग्जांपल इंस्टीट्यूट ने आपके बुक में दिया है। द फॉलोइंग कैश ट्रांजैक्शंस ऑफ मेसर्स तुलाराम एंड कंपनी ऑकर्ड। जनवरी 1 बैलेंस कैश
रुपीज 1200, बैंक रुपीज 16,000। कैश रुपीज 1200, बैंक रुपीज 16,000। इमीडिएटली मैंने एक कैश बुक नीचे बनाए, 2 कॉलम कैश बुक, कैश एंड बैंक के साथ। तो ये ओपनिंग बैलेंस है, बाकी कुछ नहीं बोला है। तो बेसिक नॉर्मल बैलेंस कैश एंड बैंक को कौन सा होता है? डेबिट बैलेंस होता है। इमीडिएटली मैंने यहां पे लिख दिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1200, 16,000। बैंक कॉलम में 16,000, कैश कॉलम में 1200। जनवरी 2 को चेक इशूड टू मेसर्स भोलाराम एंड कंपनी, अ सप्लायर, फॉर रुपीज 22,500। जनवरी 2 को चेक इशूड टू मेसर्स भोलाराम एंड कंपनी, अ सप्लायर 22,500। चेक लिख के मैंने उसको इशू कर दिया। एंट्री क्या होगी बच्चों? पेमेंट है। पेमेंट है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, एंड भोलाराम एंड कंपनी का जो क्रेडिट बैलेंस मेरे बुक्स में दिख रहा है उसको डेबिट करना पड़ेगा। चेक कौन रिसीव कर रहा है? भोलाराम एंड कंपनी, तो डेबिट द रिसीवर। भोलाराम एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये आ गया मैं क्रेडिट में, बैंक अकाउंट के क्रेडिट में, बाय भोलाराम एंड कंपनी 22,500। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस बच्चों, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अमाउंट भी बराबर रिकॉर्ड किया, इफेक्ट भी बराबर दिया, इसमें कोई गलती नहीं है। चेक कलेक्टेड फ्रॉम मेसर्स सिंधिया एंड ब्रदर्स रुपीज 42,240। check collected rupees 42,240 and deposited for clearance, deposited for clearance। जनवरी 6 का ट्रांजैक्शन है, डिपॉजिटेड फॉर क्लियरेंस। तो डिपॉजिट किया मतलब एंट्री करेंगे हम लोग। अभी क्या मेसर्स चेक मिला हमें, तो बैंक अकाउंट में जमा हो गए पैसे, तो बैंक अकाउंट डेबिट, हियर बैंक इज द रिसीवर ऑफ मनी, तो बैंक अकाउंट डेबिट 42,240 टू मेसर्स सिंधिया एंड ब्रदर्स 42,240 अमाउंट है। लेकिन हमारा अकाउंटेंट उसने क्या किया? टू मेसर्स सिंधिया एंड ब्रदर्स अमाउंट लिखा 42,420। आपका लकी नंबर 420 लिखा। देखो 240 लिखना चाहिए था, 420 लिखा, गलती कर दी बच्चे ने, और ये हो गया रॉन्ग अकाउंटिंग। इसको इसको कैसे रॉन्ग एंट्री बोलोगे आप लोग? बराबर है ना? कैश बुक में आप जर्नल एंट्री करते हो, और लेजर के फॉर्मेट में होने के कारण फिर से इसका लेजर पोस्टिंग भी नहीं होगा, यानी पोस्टिंग भी गलत हो गया। अब बात यह आती है कि मेसर सिंधिया एंड ब्रदर्स के लेजर अकाउंट में आपने कौन सा अमाउंट लिखा है वो आपको देखना पड़ेगा। अगर यहां पे ही गलत लिखते हो तो वहां पे भी गलती होने के चांसेस बहुत सारे, क्योंकि पहले हम कैश बुक में लिखते हैं एंट्री, और फिर सेकंड इफेक्ट जाके देते हैं मेसर्स इंडिया एंड ब्रदर्स को। वहां पे अगर ठीक लिखते हो तो ये वन साइडेड एरर हुआ, सिर्फ एक अकाउंट को इंपैक्ट करेगा। वहां पे भी रॉन्ग लिखते हो तो दोनों अकाउंट पे इंपैक्ट होगा और आपका ट्रायल बैलेंस टैली होगा। इसके बारे में फ्यूचर में बातचीत करने वाले हम लोग। सिंगल साइडेड एरर क्या होता है, डबल साइडेड एरर क्या होता है, हम बात करेंगे। ओके, टू साइडेड एरर, वन साइडेड एरर, वी विल डिस्कस इट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। इज इट क्लियर टू यू? सो चेक कलेक्टेड फ्रॉम मेसर्स इंडिया एंड ब्रदर्स 42,240 एंटर्ड एज, देखो बच्चों क्या गलती की है, 42,420 से एंटर किया है। फर्क समझ में आ रहा है ना? 240, 420, ये फर्क है। तो जो एरर की है मैंने उसको मैं रेड में दिखा रहा हूं आपको। आई होप यू आर गेटिंग इट। देन जनवरी 7 का ट्रांजैक्शन है, कैश सेल्स रुपीज 27,200 एंड वेजेस 12,400। कैश सेल्स की एंट्री बच्चों फटाक से बताओ। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, राइट, 27,200। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 27,200, ये एंट्री आपकी पोस्ट हो गई है बराबर। वेजेस पेड, पेमेंट है, कैश में पे किया है, यानी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पेमेंट यानी एक्सपेंडिचर है वेजेस, इसलिए उसको डेबिट किया जाएगा, एंड कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। सो बाय वेजेस 12,200। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो बच्चों ये भी एक गलती कर दी, देखो हमने 12,400 अमाउंट था, 12,200 रिकॉर्ड किया है। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, सो मैंने रेड मार्क किया उसको। देन कैश सेल्स ऑफ रुपीज 37,730, कैश डिपॉजिटेड टू बैंक रुपीज 35,000। कैश सेल्स की एंट्री फिर से देखो, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 37,730 था, यहां पे मैंने 370, मतलब ऐसी गलतियां हो सकती है। वेयर एज यू हैव डिपॉजिटेड 35,000 इन कैश, तो एंट्री क्या होगी बच्चों? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 35,000 लिखना चाहिए था, हमने गलती से 34,500 लिख दिया। आर यू गेटिंग इट? तो ये भी एक गलती है। कॉन्ट्रा इफेक्ट उसका दूसरा कैश अकाउंट के क्रेडिट में आएगा, 34,500 ही लिख दिया वहां पे भी, यानी कैश अकाउंट में भी गलती हो गया, बैंक अकाउंट में भी गलती हो गया। आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो ऐसे टाइप के एरर हो सकते हैं। अब ऐसे टाइप के एरर होने के बाद इंपैक्ट क्या हो रहा है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। इज इट राइट? तो बच्चों यहाँ पे देखो आप लोग, जब हम कैश अकाउंट का टोटल लेंगे डेबिट साइड का,
ये जो गलतियां की है हमने 42,420 लिखने का, 37,370 लिखने का, ये वेजिस का अमाउंट गलत लिखा हमने, और बैंक कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ये भी अमाउंट गलत लिखा। इन सभी एरर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? रॉन्ग एंट्री बोलते हैं। आर यू गेटिंग इट? अब एक एरर, स्पेशल एरर आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। ये तीन आइटम्स का कैश का टोटल तो बराबर ले लिया है बंदे ने। ये तीन बैंक के ये जो तीन आइटम्स है इसका टोटल अगर आप करके देखते हो, जरा कैलकुलेटर उठाओ और टोटल करके देखो, 16,000 प्लस 42,420 प्लस 34,500, टोटल करके देखते हो तो इट शुड बी 92,920, 92,920। लेकिन यहां पे बंदे ने लिखा 93,920। उसके कारण इंपैक्ट किस पे होगा? इस बैलेंस पे। तो कैश बैलेंस पे नहीं तो बैंक बैलेंस पे दो चीजों के कारण इंपैक्ट होते हैं, एक तो रॉन्ग एंट्री के कारण, नहीं तो रॉन्ग कास्टिंग के कारण। टोटल भी आपने गलत कर दिया, तो दोनों के इंपैक्ट इन अकाउंट्स पे होने वाले हैं। तो ये जो पैराग्राफ दिया है इंस्टीट्यूट ने वो एक बार पढ़ लेते हैं। रॉन्ग एंट्रीज एंड रॉन्ग कॉस्टिंग्स आर शोन इन द बोल्ड प्रिंट्स, हाउएवर एरर्स ऑफ द कैश एंट्रीज जनरली आर नॉट कैरिड। बच्चों, कैश बुक में, कैश कॉलम में जो कुछ भी बैलेंस आता है वो जनरली कैशियर क्या करता है? रोज का रोज टैली करता है। तो देयर इज अ टीनी टाइनी चांस कि कैश बुक में गलती हो सकती है, क्योंकि वो हो सकती है, फिर भी हो सकती है। अगर वो कैश बुक कैशियर नालायक है समझो, वो रोज का रोज बैलेंस टैली नहीं करता है, कुछ दिनों के बाद वो बैठता है टैली करने के लिए, तो गलती होने का चांस बहुत है। लेकिन वो हर रोज का ट्रांजेक्शन हर रोज टैली करता है, मतलब कैश बैलेंस, जैसे कि यहाँ पे कैश बैलेंस कितना दिख रहा है? 19,070। ध्यान दो बच्चों, कैश अकाउंट पे फोकस करना। कैशियर के पास कितने का कैश था? 1200 का कैश था, बराबर है बच्चों? हाँ, सेल्स कितने का किया उसने कैश में? 27,200, जिसमें गलती नहीं हुई है। उसके बाद और एक सेल किया, एक्चुअली सेल किया है 37,730 का, तो कैश उसके पास आई थी 37,730, लेकिन उसने रिकॉर्ड की 37,370, म्हणजे मतलब कम कैश रिकॉर्ड की उसने, बराबर है? वेजिस का पेमेंट किया है 12,400, यानी उसके पास से एक्चुअल में 12,400 रुपीज गए, लेकिन रिकॉर्डिंग करते समय उसने 12,200 की ही एंट्री की है। एंड डिपॉजिटेड 35,000 रुपीज, तो 35,000 रुपीज कैश डिपॉजिट किया उसने, यानी 35,000 माइनस होना चाहिए कैश बैलेंस में से, यानी कैश बैलेंस एक्चुअली आना चाहिए था 18,730। तो उसके पास फिजिकल नोट्स अगर काउंट करते हो तो 18,730 का ही बैलेंस होगा उस दिन के एंड में। सॉरी, ये वीक का है, तो उस वीक के एंड में। आर यू गेटिंग इट? तो जनवरी 8 को जब वो कैश काउंट करेगा तो उसके पास 18,730 का बैलेंस आएगा। ऑन दी अदर हैंड बुक्स में दिख रहा है 19,070, तो उसको समझ में आएगा क्या? दया, कुछ तो गड़बड़ है। इज इट राइट? तो दया कुछ तो गड़बड़ है, मतलब वो फिर से अकाउंटिंग चेक करेगा कैश का, तो उसको ये गलतियां डिटेक्ट हो जाएगी बच्चों, उसको ये गलतियां डिटेक्ट हो जाएगी। आर यू गेटिंग इट? तो कैश बुक में गलतियां होने का चांस बहुत ही कम होता है, यही यहां पे बताया। हाउएवर एरर्स ऑफ कैश एंट्री जनरली आर नॉट कैरिड, यूजुअली कैश बैलेंसेस आर टैलीड डेली, सो एरर्स आर आइडेंटिफाइड एट द अर्ली स्टेज। तो ये 8 दिन के बाद उसको एरर पता चल जाएगा। बट बैंक का कैसे होता है? बैंक में एरर हुआ है या नहीं हुआ है वो आपको पासबुक के साथ बैलेंस मैच करके ही पता चलेगा। सो बट बैंक बैलेंसेस कैनॉट बी चेक डेली, बिकॉज बैंक में कितना पैसा है वो बैंक वाले आपको पासबुक में लिख के देते हैं ना, तो वो पासबुक के साथ जब अपना बैलेंस मैच नहीं होता तब आप जाके हम एरर्स ढूंढना शुरू करेंगे। एंड दस एरर्स मे बी कैरिड अंटिल द बैंक रिकंसिलिएशन इज मेड। इन द अबव एग्जांपल देयर आर 4 रॉन्ग एंट्रीज, 4 रॉन्ग एंट्रीज बोला है, 4 टोटल रॉन्ग एंट्रीज है एंड 1 रॉन्ग कास्टिंग, एक टोटलिंग की गलती की है। ठीक है बच्चों? तो दिस इज व्हाट कंसेप्ट ऑफ रॉन्ग कास्टिंग एज वेल एज रॉन्ग एंट्रीज। रॉन्ग एंट्रीज यानी गलत अमाउंट लिखना, नहीं तो गलत जगह पे पोस्टिंग करना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज। पोस्टिंग की बात नहीं कर रहे हैं हम, एंट्री लिखते समय गलत कर रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? एंट्री लिखते समय रॉन्ग अमाउंट लिखेंगे, डेबिट क्रेडिट बराबर कर रहे हो ऐसे हम लोग मान रहे हैं, मतलब आपके अकाउंटिंग कंसेप्ट अच्छे हैं। आपका डेबिट क्रेडिट बराबर होता है, सिर्फ अमाउंट लिखने में आपने गलती कर दी तो हम रॉन्ग एंट्री बोलेंगे। एंड रॉन्ग कास्टिंग मतलब टोटलिंग का गलत, टोटलिंग आपने गलत कर दिया। अब बाकी सब्सिडरी बुक्स में, अगर सब्सिडरी बुक्स मेथड यूज करते हो तो ही आपका कास्टिंग गलत होने के चांस है। जर्नल यूज करते हो तो लेजर बैलेंसिंग करते समय टोटलिंग का एरर हो सकता है आपका। आर यू गेटिंग इट? मैं क्या बोल रहा हूं आपके दिमाग में घुस रहा है ना? यस। तो बैंक एंड कैश बैलेंसेस आर अफेक्टेड बाय दीज एरर्स।
because of these errors your bank and cash balance and other subsidiary book balances also will be affected. ठीक है बच्चों, फाइन. रॉन्ग पोस्टिंग फ्रॉम दी सब्सिडरी बुक्स. ध्यान दो बच्चों क्या बोला जा रहा है. रॉन्ग पोस्टिंग फ्रॉम दी सब्सिडरी बुक्स. इन दिस केस रॉन्ग अमाउंट may be posted to the ledger account or the amount may be posted to the wrong side or wrong account. For example, purchase from A may be posted to B's account. जैसे कि ये परचेस बुक मैंने आपको दिखाया था, मिस्टर एक्स से गुड्स खरीदे थे मैंने 10,000 रुपए के, लेकिन मिस्टर जेड के क्रेडिट में जाके मैंने 10,000 रुपए लिख दिए बाय परचेस. सेकेंड इफेक्ट मैंने मिस्टर जेड के खाते में दिया. आर यू गेटिंग इट? हो सकता है ना ऐसे ओवरलुकिंग. मिस्टर एक्स के नीचे ही मिस्टर जेड का खाता है. एक्स में रिकॉर्ड करने ही वाला था, बीच में ही किसी का फोन आ गया, मिस्टर जेड के खाते में मैंने रिकॉर्ड कर दिया. आर यू गेटिंग इट? हो सकता है कि नहीं? यस. सो इसको बोलते हैं रॉन्ग पोस्टिंग फ्रॉम दी सब्सिडरी बुक्स. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. टोटल वगैरह सब बराबर लिया, ये 60,000 टोटल आता है, ये परचेस अकाउंट में बराबर गया उस केस में, तो परचेस डेबिट होगा 60,000 से, बराबर है ना बच्चों. लेकिन मिस्टर जेड क्रेडिट होगा 10,000 से, मिस्टर एक्स में कुछ क्रेडिट आएगा ही नहीं, बराबर है. फिर से इस एंट्री में मिस्टर एक्स जेड 30,000 से क्रेडिट होगा और मिस्टर वाई क्रेडिट होगा 20,000 से. बाकी सब बराबर किया, सिर्फ एक्स का इफेक्ट आपने जेड में कर दिया. तो देखो क्रेडिटर्स क्रेडिट हुए 60,000 से. आई होप यू आर गेटिंग इट. एंड परचेस डेबिट हुआ 60,000 से, यानी आपका डेबिट का टोटल 60,000 आया, क्रेडिट का टोटल भी 60,000 आया. तो ट्रायल बैलेंस टैली होगा कि नहीं? होगा. यानी गलती की फिर भी ट्रायल बैलेंस टैली है. तो मैं जो बोल रहा था वो आपको अभी समझ में आ रहा है धीरे धीरे. जरूरी नहीं है कि आपका ट्रायल बैलेंस टैली है इसका मतलब आपके अकाउंट्स में गलती नहीं है. अब इस सिचुएशन में क्या होगा, आपके अकाउंटिंग के हिसाब से मिस्टर एक्स को कुछ भी नहीं देना है, आपके अकाउंटिंग के हिसाब से मिस्टर एक्स को कुछ भी नहीं देना है, एंड मिस्टर जेड को 40,000 रुपीज देने हैं आपके अकाउंटिंग के हिसाब से. तो आप मिस्टर एक्स का पेमेंट ही नहीं करोगे और मिस्टर जेड को में भी ज्यादा पेमेंट हो सकता है. अब मिस्टर जेड कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन मिस्टर एक्स कभी ना कभी तो आपके पास पैसे मांगने के लिए आएगा कि नहीं? अरे सब कुछ लेके आएगा, गन वगैरह. आर यू गेटिंग इट? तो उस केस में आपको पता चलेगा कि कुछ तो लोचा है, राइट. तो आप मिस्टर एक्स का खाता खोल के देखोगे तो उसमें आपको कुछ एंट्री नहीं दिखेगी. तो आप बोलोगे मिस्टर एक्स को मैंने कुछ खरीदा ही नहीं है, तो वो दिखाएगा बिल आपको. तो आप जाओगे परचेस बुक में, फिर जाके वहां पे देखोगे मिस्टर एक्स का नाम है कि नहीं. यहाँ पे तो मिस्टर एक्स का नाम है, लेकिन यहाँ पे मिस्टर एक्स का नाम नहीं है, यानी गलती हुई है. तो एरर आइडेंटिफाई होगा, उसके बाद आप रेक्टिफिकेशन करोगे. वही रेक्टिफिकेशन का काम हमें इस टॉपिक में सीखना है. I hope you are understanding the concept. Now, how many types of errors we can do? That is what we are discussing right now. तो बच्चों हमने क्या देखा? रॉन्ग एंट्री देखा, फिर उसके बाद रॉन्ग कास्टिंग देखा, यानी टोटलिंग की गलती हो सकती है. उसके बाद हमने तीसरा पॉइंट कौन सा देखा? कैश बुक में रॉन्ग कास्टिंग देखा, जो हमारे बैलेंस पे अफेक्ट करता है. एंड उसके बाद हमने रॉन्ग पोस्टिंग फ्रॉम सब्सिडरी बुक्स भी देखा. अब आगे बात करते हैं रॉन्ग कास्टिंग ऑफ लेजर बैलेंसेस. देखो बच्चों, जर्नल है, जर्नल की जगह हम सब्सिडरी बुक्स अगर मेंटेन करते हैं तो परचेस का रिकॉर्ड हम परचेस बुक में करेंगे, सेल्स का रिकॉर्ड आपके बिजनेस के हिसाब से आप लोग डिसाइड करोगे कि कौन से सेपरेट बुक्स आपको बनाने हैं. ज्यादा ट्रांजेक्शन है तो ही आप सेपरेट बुक बनाते हो, बाकी बचे हुए सारे ट्रांजेक्शन आप जर्नल में रिकॉर्ड करते हो, बराबर है कि नहीं? यस. हाँ, तो ये सब करने के बाद आप क्या करते हो? लेजर पोस्टिंग करते हो. उसके बाद पोस्टिंग के बाद आप लेजर का बैलेंसिंग करते हो, उस वक्त भी आप टोटल लेते हो बच्चों. तो इसको हम क्या बोलते हैं? रॉन्ग कास्टिंग ऑफ लेजर बैलेंसेस. उस वक्त गलत टोटल लेने के कारण आपका बैलेंस ही गलत आएगा और वो गलत बैलेंस आपके ट्रायल बैलेंस में जाएगा और ट्रायल बैलेंस प्रोबेबली टैली नहीं हो सकता है इस गलती के कारण. दोनों जगह पे गलती कर दी, लेकिन कास्टिंग के एरर के कारण एक ही जगह पे गलती होगी, किसी एक ही लेजर में गलती करोगे. जैसे कि सेल्स अगर करते हो क्रेडिट पे 10,000 का, 10,000 के समझो 3 सेल किए आपने पूरे साल में, तो 30,000 टोटल सेल्स अकाउंट की आनी चाहिए, एज वेल एज वो डेटर की भी टोटल 30,000 आनी चाहिए. समझो आपने डेटर्स की टोटल लेते समय 20,000 टोटल लिखा, तो सिमिलर मिस्टेक सेल्स अकाउंट में होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. तो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूं आपको, इस एरर के कारण आपका ट्रायल बैलेंस टैली मोस्टली नहीं होता है, मोस्टली. ठीक है, एनीवे वो डिस्कशन करेंगे हम लोग. लाइक वाइज कैश बुक, एनी लेजर अकाउंट बैलेंस may be cast wrongly. Obviously wrong postings make the balance wrong, but that is not wrong casting of balances. That is not
wrong casting of balances. Whenever there arises independent casting error, as in case of bank column, as in case of bank column of cash book in example number 4, that is called as wrong casting of ledger balances. wrong casting of ledger balances मतलब क्या बच्चों, ये जो एग्जाम्पल दिया है ना हमने, टोटल लेते समय हमने गलती कर दी, टोटल लेते समय हमने गलती कर दी, तो इसको हम रॉन्ग कास्टिंग ऑफ लेजर बैलेंसेस बोलेंगे। ठीक है बच्चों, फाइन। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। उसका एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है, द फॉलोइंग आर द क्रेडिट परचेसेस ऑफ मेसर्स बल्लाव ब्रदर्स 2017। जनवरी 1 को आप कौन हो, मेसर्स बल्लाव ब्रदर्स हो। जनवरी 1 को आपने परचेसेस किए हैं मेसर्स सौरभ एंड कंपनी से, ग्रॉस है 1 लाख रुपीज लेस 1% ट्रेड डिस्काउंट, ग्रॉस है 1 लाख रुपीज लेस 1% ट्रेड डिस्काउंट, तो अमाउंट आएगा 99,000। आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो 99,000 परचेस अमाउंट आएगा, जरा कैलकुलेटर पे चेक करके देख लो अगर डाउट है तो। एंड दूसरे केस में परचेस फ्रॉम मेसर सौरभ एंड कंपनी, उसी पार्टी के पास से परचेस किया है, इस बार 60,000 का परचेस किया है, 1% का डिस्काउंट, यानी नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट 59,400। ट्रेड डिस्काउंट हम इग्नोर करते हैं, अकाउंटिंग में नहीं लेते हैं, तो वो छोड़ के हम अकाउंटिंग एंट्री पास करेंगे, राइट। सो 99,000 की एंट्री क्या होगी बच्चों, परचेस अकाउंट डेबिट टू मेसर सौरभ एंड कंपनी। एंड जनवरी 6 की एंट्री क्या होगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू मेसर सौरभ एंड कंपनी 59,400। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दो परचेस की एंट्री यहाँ पे कर दी। अब कास्टिंग एरर मतलब क्या एंड रॉन्ग कास्टिंग ऑफ बैलेंस मतलब क्या। देखो बच्चों, इन दोनों की टोटल कितनी आनी चाहिए, मेरे हिसाब से 99,000 प्लस 59,400, चाइनीज कैलकुलेटर बता रहा है 1,58,400। इज इट राइट। तो 1,58,400 टोटल आना चाहिए था, गलती से 1,55,000 टोटल लिखा है और उसके कारण ये बैलेंस भी गलत आया। दिस इज व्हाट अ रॉन्ग कास्टिंग ऑफ लेजर बैलेंस। इज इट क्लियर टू यू? यस, फाइन। आगे बढ़ता हूं बच्चों, और एक एग्जांपल दिया है, गुड्स आर परचेस्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम मेसर सौरभ एंड कंपनी for rupees 27,030 and from Karnataka suppliers for rupees 28,050. The following day book is prepared. तो परचेस डे बुक में क्या हुआ, परचेस बुक में एंट्री करते समय हमने मेसर सौरभ एंड कंपनी की एंट्री क्या की, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू मेसर्स सौरभ एंड कंपनी। अब बच्चों ये जो एरर ऊपर हुआ है ना, इसके कारण ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। कैसे, ध्यान दो बच्चों, ये एंट्री जब आपने की तो सौरभ एंड कंपनी में आपने बराबर लिखा है दोनों अमाउंट, यानी परचेस अकाउंट में भी आपने बराबर लिखा होगा, तो आपका परचेस डेबिट हुआ होगा, परचेस डेबिट हुआ होगा 1,58,400 से, और सौरभ एंड कंपनी भी क्रेडिट हुआ, सौरभ एंड कंपनी भी क्रेडिट हुआ 1,58,400 से, लेकिन आपने टोटल गलत लिया, यानी 1,55,000 टोटल लिखा। उसके कारण क्या हुआ, ये डेबिट 1,58,400 हुआ एंड क्रेडिट हुआ सौरभ एंड कंपनी 155। मतलब यही बैलेंस ट्रायल बैलेंस में दिखाओगे ना, तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड को आएगा 1,58,400 एंड क्रेडिट साइड को आएगा 1,55,000। तो आपका ट्रायल बैलेंस किसी भी हालत में टैली नहीं होने वाला है, फर्क आएगा। इज इट क्लियर टू यू? अब देखो बच्चों, ये एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा है। ये सौरभ एंड कंपनी के पास से अपने गुड्स खरीदे थे, कितने रुपए के, 27,030 के। तो परचेस बुक में आप क्या करोगे, मिस्टर सौरभ एंड कंपनी 27,050 लिखा आपने गलती से। ध्यान दो बच्चों, बच्चों ध्यान दो। तो यहां पे मैं परचेस बुक फिर से बना रहा हूं, परचेस बुक में सौरभ एंड कंपनी 27,050 लिखा। ध्यान दो, तो सौरभ एंड कंपनी के लेजर में भी आपने बाय परचेस में भी 27,050 लिखा होगा, नहीं तो वहां पे 27,030 भी पोस्टिंग हो सकता है। दैट इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट अकाउंटेंट हैज डन। इज इट राइट? फ्रॉम मेसर्स कर्नाटका सप्लायर्स 28,050, कर्नाटका सप्लायर्स 28,050 के परचेसेस किए हैं, लेकिन यहां पे रिकॉर्ड किए, मतलब सौरभ एंड कंपनी से जो परचेस किए वो अपने 30 रुपए से 20 रुपए से ज्यादा रिकॉर्ड किए, वेरएस कर्नाटका एंड सप्लायर से जो परचेसेस किए हैं वो अपने 20 रुपए से कम रिकॉर्ड किए। आर यू गेटिंग इट?
28,030। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो कर्नाटका एंड कंपनी के क्रेडिट में बाय परचेसेस 28,030। अब होगा क्या, सौरभ एंड कंपनी को पैसे देने थे 27,050 रुपीज, 30 रुपीज, 27,030। यहाँ पे 20 रुपए उसको ज्यादा देने हैं ऐसा दिख रहा है, और इसको देने थे 28,050, यहाँ पे उसको 20 रुपए कम देने ऐसे दिखेगा। जब कभी भी आप पेमेंट करोगे और उस पार्टी के साथ आपका झगड़ा होगा, तब आपको पता चलेगा कि ये गलती हुआ था। बट ये गलती देखो बच्चों, यहाँ पे 20 रुपए से परचेस आपने कम ज्यादा रिकॉर्ड किया है, और दूसरे एंट्री में 20 से परचेस कम रिकॉर्ड किया है। इज इट क्लियर टू यू? ये इंटेंशनल नहीं लगता है। बेसिकली दिस टाइप ऑफ एरर्स कैन बी ऑल्सो डन, दिस इज पॉसिबल। गलती भी हो सकती है, इंटेंशनल हो या अनइंटेंशनल हो, बट इसको इसको बोलते हैं कॉम्पनसेटिंग एरर्स। कौन सी एरर? कॉम्पनसेटिंग एरर्स। तो बच्चों समझो, ये अकाउंटेंट बहुत ही होशियार है। इसने क्या किया है, जितने भी परचेसेस होते हैं उसका टोटल उसने करना शुरू कर दिया। तो ये क्या करता है, हर रोज कितने का परचेस टोटल होता है वो टोटल सिर्फ न्यूमेरिकल लिखता है। तो ये जब एंट्री की उसने सौरभ एंड कंपनी की 10-20 रुपए से ज्यादा एंट्री कर दी, तब इसका टोटल के साथ मैच नहीं होगा ना, 20 रुपए का फर्क आएगा। तो वो फर्क एडजस्ट किया उसने डायरेक्टली कर्नाटका सप्लायर्स के पार्टी में, कॉम्पनसेटिंग एरर कर दिया। बहुत सारे अकाउंटेंट ऐसे करते हैं टू एडजस्ट द ट्रायल बैलेंस। आर यू गेटिंग इट? हाँ, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। यहाँ पे अभी वो सोचने की जरूरत नहीं है, इस टाइप ऑफ एरर को हमें जानना है। In the day book, both the transactions are entered wrongly, but the first error has been compensated by the second error. That's why we call it as a compensating errors. तो ये compensating error क्या करेगा, आपका ट्रायल बैलेंस टैली करेगा। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो देखो ट्रायल बैलेंस यहाँ पे टैली हुआ है, बट गलत अमाउंट के साथ वो टैली हुआ है। तो जरूरी नहीं है कि ट्रायल बैलेंस टैली हुआ इसका मतलब आपका अकाउंटिंग बराबर है। ठीक है, तो आपका अकाउंटिंग गलत हुआ तो भी ट्रायल बैलेंस टैली हो सकता है। लेकिन आप वो गलती किस प्रकार की कर रहे हो, डेबिट क्रेडिट आप बराबर कर रहे हो। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मतलब जितने रुपए का अमाउंट डेबिट किया आपने, उतने का ही अमाउंट आप क्रेडिट करते जाओगे तो आपका ट्रायल बैलेंस टैली होगा ही। लेकिन गलत इफेक्ट देके भी आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो सकता है। दिस इज व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दिस डिस्कशन। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ एरर्स। तो बच्चों हमने कितने टाइप्स के एरर्स देखे, चलो फटाफट थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। ठीक है, हाँ तो ध्यान दो, यहाँ पे हम देख रहे थे टाइप ऑफ एरर, रॉन्ग एंट्री हो सकती है, रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स, यानी सब्सिडरी बुक्स की टोटल हम गलत कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देन रॉन्ग पोस्टिंग फ्रॉम सब्सिडरी बुक, गलत टोटल, गलत पोस्टिंग, नहीं तो टोटल भाई सही ली है, पोस्टिंग किसी गलत अकाउंट में कर दिया, ऐसे भी हो सकता है। रॉन्ग कास्टिंग ऑफ लेजर बैलेंसेस, लेजर की टोटल लेते समय हम गलती कर सकते हैं, उसके कारण ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। और उसमें हम कॉम्पनसेटेड एरर भी कर सकते हैं टू टैली द ट्रायल बैलेंस। इज इट क्लियर टू यू? I hope you have understood some examples of errors. We have not yet covered all the examples. Whatever examples institute has taken in your module, that I have discussed here. Is it clear to you? Yes. Fine बच्चों। तो अगला हमारा पॉइंट है टाइप्स ऑफ एरर्स। टाइप्स ऑफ एरर्स, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। तो बच्चों जितने भी प्रकार के एरर हम लोग करते हैं, जितने भी प्रकार के हम लोग एरर करते हैं, यानी जब कभी भी एरर होता है, that error can be out of these types. This is very important बच्चों। तो कैटेगरीज ऑफ एरर्स कर रहे हैं हम लोग, समझ में आ रहा है बच्चों? एरर्स जितने भी होंगे उनको कैटेगराइज कर रहे हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट, वेदर दैट एरर इज गोइंग टू अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस और इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। ये समझने के लिए हमें ये कैटेगरीज जानना बहुत ही जरूरी है। सो बेसिकली देयर आर टू कैटेगरीज। वन कैटेगरी is error of principle and one category is error of clerical। ठीक है, error of principle, error of principle, principle means in Marathi it is tatve, right? Laws you can say, accounting rules you can say, accounting policies you can say। तो जितने भी अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं उसको जानने में ही आपने गलती कर दी, तो दैट इज कॉल्ड एज अ एरर ऑफ प्रिंसिपल। whereas clerical errors, क्लेरिकल एरर मीन्स लिखने में गलती कर दी आपने,
टोटल लेने में गलती कर दी। ऊपर जितने भी एरर देखे थे वो सारे के सारे क्लेरिकल एरर्स थे। आई होप यू आर गेटिंग इट। ठीक है, तो व्हाट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल? व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन कॉन्ट्रावेंशन, रेड मार्क जो किया उस पर ध्यान देना, इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। चैप्टर नंबर 1 में जितने भी यूनिट्स हैं वो सभी के सभी अकाउंटिंग प्रिंसिपल से रिलेटेड है। जहां जहां पे जरूरत होगी वहां पे मैं वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल खुल के बताऊंगा, टेंशन मत लो आप। ठीक है, तो अगर कंसेप्ट में ही आपके लोचा है तो आपकी एंट्री ही गलत आएगी। उस टाइप ऑफ एंट्री को, उस टाइप ऑफ एरर को हम लोग क्या बोलेंगे? एरर ऑफ प्रिंसिपल। आई होप यू आर गेटिंग इट। लाइक ट्रीटिंग द परचेसेस ऑफ एन एसेट एज एन एक्सपेंस, it is an error of principle. It is an error of principle. In this case there is no effect on the trial balance. In this case there is no effect on the trial balance since the amounts are placed on the correct side though in a wrong account. जैसे कि मैंने कंप्यूटर खरीदा बच्चों, मैंने क्या किया? कंप्यूटर खरीदा। तो बच्चों जब मैं कंप्यूटर खरीदता हूं तो बेसिकली आई शुड नो द कंसेप्ट ऑफ accounting. I should know the concept of capital expenditure and revenue expenditure, which I have discussed in my previous lecture. Still, I will repeat it here. Still, I will repeat it here. When you make a payment, it will be either classified as expense. In expense, there is a category of capital expense, and one is revenue expense, right? And payment can be done for losses also. ठीक है, so these 3 points we have to understand. What is capital expenditure, what is revenue expenditure, and what is loss, that you have to understand. These 3 are payments only. Is it right? इसके लिए अभी पैसा पे करना पड़ेगा आपको, नहीं तो आप बाद में भी इसको पे कर सकते हो। Is it right? Yes. Now what is capital expenditure? Those payments or those expenses which gives you a future economic benefit for a period more than 1 year. इसके लिए मैंने आपको एक एग्जांपल समझाया था बच्चों। आपने एक बाइक खरीदा, राइट? तो बाइक आपने समझो कितने में खरीदा? कौन सा बाइक खरीदा था हमने? केटीएम, राइट? तो ये बाइक हमने लगभग 2 लाख में खरीदा है। तो क्या 2 लाख रुपए का पेमेंट कर दिया तो आपका खर्चा हुआ क्या? नहीं। आप ये बाइक बिजनेस के लिए यूज करते हो और इस बाइक की लाइफ कितने साल की है? 15 ईयर्स की। यानी ये 2 लाख रुपए आपको 15 साल तक बिजनेस में हेल्प करेंगे। तो ये जो बाइक मुझे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहा है, किस माध्यम से? उसको यूज करके मैं पैसे का कलेक्शन कर सकता हूं। समझ लो बच्चों, डायरेक्टली बेनिफिट नहीं मिल रहा है, इनडायरेक्टली तो मिल रहा है ना। हाँ, तो ये जो 2 लाख रुपए मैंने खर्च किए, इसको यूज करके मैं 15 साल तक बिजनेस करने वाला हूं। आर यू गेटिंग इट? क्योंकि बाइक का लाइफ 15 साल होता है, मैंने 15 साल लिया है, तो ये बाइक मुझे 15 साल का रेवेन्यू जनरेट करके देने वाला है। इसलिए इस एक्सपेंडिचर को मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलता हूं। फिर से रिपीट करता हूं, दोज एक्सपेंसेस विच आर deriving a future economic benefit, which are giving you a future economic benefit for a period more than 1 year, will be called as capital expenditure. Is it right? तो बच्चों ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो इसको कैपिटलाइज करना है, यानी इसको बैलेंस शीट में दिखाना है और धीरे धीरे 15 सालों में इसको खर्चा करके दिखाना है। ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको पता है, इसीलिए तो आप इसको एसेट करके दिखा दो। वैसे ही फर्नीचर का भी है। तो आपके इस एग्जांपल में मैंने क्या दिया है? मैंने फर्नीचर खरीदा, कंप्यूटर खरीदा, सॉरी कंप्यूटर खरीदा। तो कंप्यूटर भी एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है जिसका लाइफ कम से कम 3-4 साल का होता है, 5 साल का होता है। आर यू गेटिंग इट? तो आपके कंप्यूटर के हिसाब से आप अपना लाइफ डिसाइड करो। आप बिजनेस में कितने पीरियड के लिए उसको यूज करने वाले हो, वो कंप्यूटर आपको कितने साल तक पैसा कमा के देने वाला है, उसके ऊपर आप डिसाइड करोगे कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऑब्वियसली कंप्यूटर की लाइफ अगर 1 साल के अंदर अंदर खराब होती है, आपका बिजनेस का नेचर वैसे ही है, तो आप उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिंदास ट्रीट करो। यानी एक्सपेंडिचर कैपिटल है या रेवेन्यू, वो डिसाइड करने के लिए क्राइटेरिया क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है कि जो एक्सपेंसेस आपको 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए बेनिफिट कमा के देते हैं उसको आप कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हो। और कैपिटल एक्सपेंडिचर कभी भी P&L को डायरेक्टली पूरा अमाउंट नहीं भेजा जाता है, धीरे धीरे ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ ऑफ दैट एसेट यू आर राइटिंग ऑफ दैट एक्सपेंडिचर। इज इट राइट? दिस इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जैसे कि आज तक आपने जब फर्नीचर खरीदा, कंप्यूटर खरीदा, तो आप क्या करते हो? कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, बराबर है कह रहे? बोलो ना रे। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंट्री करते हो। समझो कंप्यूटर की वैल्यू है 1 लाख रुपए, तो आप ये एंट्री करते हो। और ये 1 लाख रुपए P&L को भेजते हो क्या? नहीं, ये भी तो एक खर्चा ही है ना, लेकिन इसको P&L को नहीं भेजते हो। इसको क्या करते हो? आप बैलेंस शीट में एसेट में दिखाते हो और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन। इस कंप्यूटर का लाइफ अगर 10 साल है तो आप इसको 10 से डिवाइड करोगे और एवरी ईयर आप 10,000 रुपए
10,000 रुपए आप कहाँ पे ट्रांसफर करोगे, बराबर है ना, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर, ऐसे आप एंट्री करोगे 10,000 रुपए की, यानी इस साल के बैलेंस शीट में 90,000 का बैलेंस दिखेगा बैलेंस शीट में, और ये डेप्रिसिएशन आप बाद में पी एंड एल अकाउंट को भेजते हो, तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, यानी इन दोनों की अगर शॉर्टकट एंट्री में बनाऊं तो क्या हो जाएगी बोलो, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर, यानी आप वो बैलेंस शीट में खर्चा एज अ एसेट दिखाते हो, 1 लाख का पेमेंट किया, लेकिन उस साल कंप्यूटर में से पीएनएल को कितना ट्रांसफर किया, सिर्फ 10,000, यानी 90,000 का पेमेंट आपने पीएनएल को भेजा ही नहीं, वो पेंडिंग रखा आपने, क्यों, क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो धीरे धीरे हम खर्चा दिखाते हैं, क्योंकि लाइफ ऑफ दैट एसेट इज मोर देन 1 ईयर। इज इट क्लियर टू यू? ऑन द अदर हैंड ऐसा कोई खर्चा, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल है बच्चों, ये जिसको पता नहीं है वो कंप्यूटर में भी पीएनएल को 1 लाख रुपए इमीडिएटली भेज सकता है, यानी कि वो क्या एंट्री कर सकता है, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश, ये पहली एंट्री, दूसरी एंट्री पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू कैश, दोनों जगह पे अमाउंट 1 लाख 1 लाख, दोनों जगह पे अमाउंट 1 लाख 1 लाख। आई होप यू आर गेटिंग इट। यानी इस बंदे ने क्या किया, अकाउंटिंग कंसेप्ट को जाना ही नहीं, जो खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर था उसने वो टेस्ट लगाया ही नहीं वहां पे कि मैं जो खर्चे कर रहा हूं वेदर दोज एक्सपेंसेस आर गिविंग मी बेनिफिट फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर, वो उसने देखा ही नहीं। कंप्यूटर 1 साल से ज्यादा रिटर्न दे रहा था, फिर भी इस बंदे ने उसको पीएनएल को भेजा, ये केमिकल लोचा है, ये अकाउंटिंग कंसेप्ट का नॉलेज इसको नहीं है अकाउंटेंट को। आई होप यू आर गेटिंग इट। हाँ, तो बच्चों इस प्रकार के एरर्स को हम एरर ऑफ प्रिंसिपल बोलते हैं। कौन सा एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल। ऐसे बहुत सारे एरर ऑफ प्रिंसिपल आपके सिलेबस में आने वाले हैं और हर जगह पे ऐसा मैं कंसेप्ट एक्सप्लेन करके आपको बताने वाला हूँ। हाँ, इसी बीच में मैंने लॉसेस भी यहाँ पे लिखा था, उसके बारे में भी थोड़ा जान लो। जो कुछ भी बेनिफिट नहीं देते, कैसा है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको 1 साल से कम पीरियड के लिए बेनिफिट, ज्यादा पीरियड के लिए बेनिफिट देते हैं। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको 1 साल से कम पीरियड के लिए बेनिफिट देते हैं। जैसे कि बाइक खरीदा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलूंगा, बाइक में जो पेट्रोल डलवा रहे हो वो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि नहीं, यस, तो दैट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिकॉज पेट्रोल जो मैं टैंक में भर रहा हूं वो कम से कम कितने पीरियड के लिए जाएगा, ज्यादा से ज्यादा कितने पीरियड के लिए जाएगा, 1 महीने के लिए जा सकता है, उससे ज्यादा तो नहीं जाएगा, 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए नहीं जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, तो बच्चों मोस्टली वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। एंड लॉसेस मतलब क्या, वो बाइक आपने समझो नो पार्किंग में पार्क किया, तो नो पार्किंग में पार्क करने के लिए आपको आरटीओ ऑफिस ने चलान काटा, तो वो जो चलान का 200-300 रुपए का खर्चा है उससे तो बेनिफिट ही नहीं मिल रहा है ना, दैट इज टोटली गॉन नाउ, तो वो खर्चा तो मेरे को कुछ बेनिफिट ही कमा के नहीं दे रहा है, तो उस खर्चे को हम लॉस बोलते हैं। आर यू गेटिंग इट? तो एक्सपेंस शुड बी कैटेगराइज लाइक दिस, कैपिटल, रेवेन्यू, नहीं तो लॉसेस, ये एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है बच्चों। लॉस भी पी एंड एल अकाउंट को जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी पी एंड एल अकाउंट को जाएगा, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर धीरे धीरे पी एंड एल को जाएगा। ये एक अकाउंटेंट को पता होना चाहिए, जो नहीं पता है उसको और वो एरर करता है, तो इस टाइप ऑफ एरर को हम क्या बोलते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल, ए के ए केमिकल लोचा। इज इट राइट? तो आप इसको ऐसे ध्यान में रख सकते हो, एग्जाम में केमिकल लोचा नहीं लिखने का है। इज इट क्लियर टू यू? यानी आपके कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तो एरर ऑफ प्रिंसिपल होने के चांस है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम डिस्कस करने वाले हैं आगे जाके, अभी ज्यादा इसको स्ट्रेच नहीं करूंगा, आगे बढ़ता हूं। जब हर एरर के केस में मैं आपको बोलने वाला हूं, पूछने वाला हूं कि ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है या क्लेरिकल एरर, कंसेप्ट में लोचा, उसके कारण एंट्री गलत करते हो। अब हुआ क्या देखो, एंट्री क्या हुई, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश, एंड लेटर ऑन यहां पे क्या हो गई, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश, यहां पे कंप्यूटर आपने डायरेक्टली पी एंड एल को भेज दिया, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू कैश, नहीं सॉरी कंप्यूटर, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर। आई होप यू आर गेटिंग इट। हाँ, तो बच्चों यहाँ पे क्या हुआ है देखो, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश एंड पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर, ऐसे 2 एंट्रीज आपने कर दी। आई होप यू आर गेटिंग इट। यानी शॉर्टकट एंट्रीज की निकालना चाहूं मैं तो क्या हो जाएगी, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू, देखो पहली एंट्री, शॉर्टकट एंट्री मतलब क्या, जो कॉमन आइटम है वो कैंसिल करो, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 1 लाख हुआ यहाँ पे, और पूरा 1 लाख का कंप्यूटर यहाँ पे क्रेडिट हो गया, यानी ये डेबिट भी हो रहा है क्रेडिट भी हो रहा है। इज इट राइट? हाँ, पी एंड एल अकाउंट डेबिट 1 लाख टू कैश, ऐसी शॉर्टकट एंट्री हो गई यहाँ पे, 1 लाख 1 लाख। और यहाँ पे देखते हो तो कंप्यूटर में से सिर्फ 10,000 का खर्चा पी एंड एल को गया है। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो डेबिट क्रेडिट कुछ गलत नहीं हो रहा है, डेबिट क्रेडिट बराबर हो रहा है, लेकिन कंसेप्ट में गलती है।
ये दोनों जगह पे इसमें से ये एंट्री पास करो नहीं तो ये एंट्री पास करो, जितने का अमाउंट डेबिट हो रहा है उतने का ही क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, आपका टीबी क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग इट। योर टीबी विल बी टैलिड इन एनी केस, योर ट्रायल बैलेंस विल बी टैलिड इन एनी केस इन दिस एरर ऑफ प्रिंसिपल, क्योंकि डेबिट क्रेडिट आप कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो डेबिट कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो क्रेडिट कर रहे हो, डेबिट क्रेडिट का टोटल टैली मतलब ट्रायल बैलेंस टैली। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। आगे बढ़ता हूं, क्लेरिकल एरर्स। क्लेरिकल एरर्स तो हम क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स पढ़ रहे थे, बराबर है ना बच्चों। हाँ, तो एरर्स के टाइप देख रहे थे हम लोग। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल एक होता है एंड दूसरा होता है एरर ऑफ क्लेरिकल, इज इट राइट। तो क्लेरिकल एरर्स तीन पार्ट्स में डिवाइड किए हैं बच्चों, क्लेरिकल एरर्स तीन पार्ट में डिवाइड किए हैं। उसमें से पहला है एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन। एक मिनट बच्चों, मैं थोड़ा सा ये क्लियर करता हूं पहले। एरर ऑफ ओमिशन, देन दूसरा टाइप मतलब क्लेरिकल एरर्स में सब क्लासिफिकेशन किया है, एरर ऑफ कमीशन, एंड तीसरा है कॉम्पनसेटिंग एरर्स। what is error of omission? Error of omission is further classified into two parts, partial omission, full omission। error of commission and compensating errors। तो बच्चों what is clerical error? while writing the accounts, अब अकाउंट राइटिंग का प्रोसेस जो है, जर्नल आता है उसमें, लेजर भी आता है, लेजर में लेजर पोस्टिंग एंड बैलेंसिंग द लेजर, ये तीन पार्ट्स है। आई होप यू आर गेटिंग इट। हाँ, तो बच्चों वाइल राइटिंग द अकाउंट यानी जर्नल लिखते समय आपने एंट्री ही नहीं लिखी, यानी 10,000 रुपए के गुड्स खरीदे थे, आप एंट्री पास करना ही भूल गए, बिल आया, वड़ा पाव खा रहे थे आप, बिल काउंटर में रख दिया डेस्क में, ड्रॉवर में, वो बिल वही का वही रह गया, उसके बाद 2 साल के बाद वो आपको बिल दिखा, तो वो परचेस उस साल में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। इसे बोलते हैं फुल ओमिशन, यानी यू आर ओमिटिंग द एंट्री, मीन्स नाइदर यू आर डेबिटिंग एनी अकाउंट नॉर यू आर क्रेडिटिंग एनी अकाउंट, तो आपके ट्रायल बैलेंस पे इंपैक्ट विल बी जीरो, टीबी विल स्टिल टैली, टीबी विल स्टिल टैली इन दिस केस, फुल ओमिशन के केस में। पार्शियल ओमिशन मीन्स व्हाट? अब जर्नल लिखते समय पार्शियल ओमिशन होने का चांस बहुत ही कम है, हाँ, लेकिन आप सब्सिडरी बुक्स अगर यूज कर रहे हो तो पार्शियल ओमिशन हो सकता है, जैसे कि परचेस बुक में आपने इफेक्ट दिया लेकिन पार्टी को क्रेडिट ही नहीं किया, पार्टी को क्रेडिट ही नहीं किया, अगेन वो उसको बोलते हैं पोस्टिंग ही बोलते हैं, जर्नल में चांस कम है, पोस्टिंग के दौरान ये पार्शियल ओमिशन बहुत होते हैं। कौन से टाइप में कब होते हैं ये पार्शियल ओमिशन वाले किस्से? लेजर पोस्टिंग के वक्त बहुत होते हैं। आई होप यू आर गेटिंग इट। जैसे कि परचेस किया 10,000 रुपए का, एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहूंगा, परचेस किया 10,000 रुपए का, आर यू गेटिंग इट? तो मैंने समझो परचेस किया 10,000 रुपए का, तो एंट्री क्या होगी? परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर 10,000 रुपए, ये जर्नल लिखा, फिर पोस्टिंग करते समय परचेस खाते में टू क्रेडिटर्स 10,000 लिखा, और क्रेडिटर्स के खाते में लिखने जा ही रहा था लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ भूल गया और ये क्रेडिटर्स के खाते में पोस्ट ही नहीं हुआ। तो देखो बच्चों, ट्रायल बैलेंस में ट्रायल बैलेंस टैली होगा क्या इस केस में? नहीं, परचेस डेबिट हुआ, मतलब फाइनली परचेस डेबिट हुआ 10,000 से, यानी परचेस का टोटल 10,000 से बढ़ेगा, लेकिन क्रेडिटर्स में पोस्टिंग ना होने के कारण ये अकाउंट बैलेंसिंग जब करेंगे हम तो इसका बैलेंस 10,000 से कम आएगा, यानी क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस 10,000 से कम आ जाएगा। आर यू गेटिंग इट? यानी क्रेडिट का टोटल 10,000 से शॉर्ट हो जाएगा और ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। तो आप आग बंद करके बता सकते हो, पार्शियल ओमिशन के केस में टीबी विल नॉट टैली, टीबी विल नॉट tally। I hope you are getting the error of omission। error of omission मतलब you are forgetting to give the effects, either debit or credit। if only one effect you have omitted, that is called as partial omission। you have omitted both the effects, debit as well as credit,
देन दैट विल बी कॉल्ड एज फुल ओमिशन। डेफिनेशन यहाँ पे मैंने दिया है नोट्स में, नोट्स की कॉपी मैंने आपको ऑलरेडी दी है। Clerical errors means what? These errors arises because of mistake committed in the ordinary course of accounting work, यानी जर्नल लेजर लिखते समय। These are of three types: error of omission, which is complete omission, नहीं तो partial omission from the books of accounts। ठीक है, example, not recording a credit purchase of furniture or not posting any an entry into the ledger। दोनों examples मैंने आपको already दी है। Now बात करते हैं error of commission। commission यानी अकाउंट्स लिखते समय जो गलती करते हो, मिस्टेक, अकाउंटिंग अरिथमेटिकल एरर, नहीं तो डेबिट क्रेडिट पोस्टिंग करते समय एरर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एरर ऑफ कमीशन मीन्स व्हाट? इफ एन अमाउंट इज पोस्टेड इन द रॉन्ग अकाउंट और इट इज रिटर्न ऑन द रॉन्ग साइड और द टोटल्स आर रॉन्ग और द रॉन्ग बैलेंस इज स्ट्रक, इट विल बी अ केस ऑफ एरर ऑफ कमीशन। बाकी सारे इसमें आ जाते हैं बच्चों, बाकी सारे जो एरर्स ऊपर हमने पढ़े हैं ना, वो सारे के सारे एरर ऑफ कमीशन में आ जाते हैं। एंट्री करना ही भूल जाना है, दैट इज ओमिशन। एंट्री किया बट गलत अमाउंट से किया, गलत इफेक्ट देके किया, दैट इज एरर ऑफ कमीशन। हाँ, लेकिन इसमें प्रिंसिपल वाला एरर नहीं होना चाहिए। प्रिंसिपल वाला एरर होता है लेकिन वहां पे डेबिट क्रेडिट टैली होता है। समझ में आ रहा है बच्चों? प्रिंसिपल वाले एरर में डेबिट क्रेडिट टैली होता है, बट एरर ऑफ कमीशन में वो चांस भी नहीं है। आर यू गेटिंग इट? यस। तो एरर ऑफ कमीशन में सिर्फ एक दो जगह पे ट्रायल बैलेंस टैली होगा, अदरवाइज उस केस में ट्रायल बैलेंस टैली होता ही नहीं है। ठीक है, एग्जांपल अगर देना चाहूं एरर ऑफ कमीशन का, परचेसेस 10,000 के की है लेकिन रिकॉर्ड करते समय 1,00,000 रुपए से रिकॉर्ड किए, तो क्या होगा? परचेस अकाउंट डेबिट होगा 1,00,000 से, क्रेडिटर अकाउंट भी क्रेडिट होगा 1,00,000 से, तो ट्रायल बैलेंस टैली होगा। लेकिन समझो परचेस अकाउंट में लिखा 1,00,000 और क्रेडिटर्स अकाउंट में लिखा 10,000, तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। डू यू गेट इट? हाँ, परचेस किया, समझो समझो सेल्स किया 10,000 का, ठीक है, सेल्स बुक में लिखा लेकिन क्रेडिटर्स के लेजर में लिखा ही नहीं, पोस्टिंग ही नहीं किया, इसको ओमिशन बोलेंगे। पोस्टिंग ही भूल गए आप करना तो पार्शियल ओमिशन बोलेंगे। पोस्टिंग किया बट अमाउंट गलत लिखा, एरर ऑफ कमीशन। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो एरर ऑफ कमीशन आपको समझ में आ गया। एंड कॉम्पनसेटिंग एरर मैंने पहले ही आपको बताया, इफ द इफेक्ट ऑफ एरर कमिटेड कैंसल आउट द एरर विल बी कॉल्ड एज कॉम्पनसेटिंग एरर। एक एरर ऑलरेडी किया है, वो इफेक्ट कैंसिल करने के लिए और एक एरर किया आपने, जैसे कि रेंट पे किया समझो 10,000 रुपए, तो एंट्री क्या हो गई? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 10,000। आपने रेंट की जगह सैलरी अकाउंट डेबिट किया, तो ये हो गया एरर। आर यू गेटिंग इट? रेंट की जगह सैलरी अकाउंट डेबिट किया, तो ये हो गया एरर। समझ में आ रहा है बच्चों? तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री आपने गलत कर दी। ठीक है, तो नहीं तो समझो आपने ये एग्जांपल यहाँ पे सूट नहीं हो रहा है, नहीं तो समझो आपने ऊपर का एग्जांपल ले लो ना, परचेस के केस, राइट? तो परचेस के केस में हमने क्या किया था वहां पे कॉम्पनसेटिंग एरर में, यही एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं ना। तो एक पार्टी का अमाउंट आपने 20 रुपए से ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया, वो एरर रेक्टिफाई करने के लिए आपने क्या किया? दूसरे पार्टी का अमाउंट कम कर दिया, तो पार्टी के बैलेंस में फर्क आएगा लेकिन आपका अकाउंटिंग टैली हो जाएगा। तो कॉम्पनसेटिंग एरर हमेशा आपका ट्रायल बैलेंस टैली करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स। फाइन, आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो एरर कहां कहां पे हो सकते हैं? स्टेजेस ऑफ एरर्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टाइप्स ऑफ एरर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एरर्स? चलो फटाफट रिपीट करते हैं। एरर कैन बी एरर ऑफ प्रिंसिपल, नहीं तो क्लिरिकल एरर्स। क्लिरिकल एरर्स के तीन टाइप्स होते हैं, एरर ऑफ ओमिशन जिसमें दो टाइप्स है, पार्शियल ओमिशन, फुल ओमिशन। देन एरर ऑफ कमीशन एक होता है जिसमें बहुत सारे मिस्टेक्स हो सकते हैं रिलेटिंग टू द कैलकुलेशन पार्ट एज वेल एज राइटिंग ऑफ अकाउंट्स पार्ट। एंड लास्ट इज कॉम्पनसेटिंग एरर्स। दीज आर द टाइप्स ऑफ एरर्स। आगे बढ़ते हैं बच्चों। एरर होने के चांसेस कहां कहां पे और कौन से प्रकार के एरर हो सकते हैं, ये हम यहां पे पढ़ने वाले। स्टेजेस ऑफ एरर्स, आई होप यू आर गेटिंग इट। एरर्स में ऑकर एट एनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस। any of the following stages of the accounting process at the stage of recording the transaction in journal। तो जर्नल रिकॉर्ड करते समय यानी जर्नल एंट्री करते समय ये टाइप के एरर हो सकते हैं। कौन से एरर हो सकते हैं? प्रिंसिपल का एरर हो सकता है, एंट्री गलत कर दी, फर्नीचर परचेस रिकॉर्डेड एज एक्सपेंडिचर,
Are you getting it? Recorded as revenue expenditure. This is called as error of principle. Then omission, जर्नल एंट्री पूरी तरह से आप इग्नोर कर सकते हो, यहाँ पे फुल ओमिशन ही होगा बच्चों. पार्शियल ओमिशन जर्नल में हो सकता है अगर आप सब्सिडरी बुक्स मेंटेन कर रहे हो तो, बट अगर आप रेगुलर जर्नल में ही सब एंट्रीज करते हो तो फुल ओमिशन ही होगा, पार्शियल ओमिशन का चांस नहीं है. ऐसी एंट्री कभी लिख सकते हो क्या? अगर रेगुलर जर्नल मेंटेन कर रहे हो तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000, ऐसी एंट्री लिख सकते हो क्या? यहाँ पे क्रेडिट कुछ भी नहीं, ऐसी एंट्री आप कभी भी नहीं कर सकते हो. हाँ, लेकिन सब्सिडरी बुक्स के केस में ऐसा हो सकता है, परचेस के डेबिट में लिखा लेकिन पार्टी के क्रेडिट में पोस्टिंग ही नहीं किया. अगेन दैट इज रिलेटिंग टू द पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज इन द लेजर. ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग इट. एरर ऑफ ओमिशन फुल ओमिशन ही होगा. एंड देन एरर ऑफ कमीशन भी हो सकते हैं, जैसे कि 10,000 का परचेस किया लेकिन 100 रुपए का परचेस रिकॉर्ड किया, तो दैट इज कॉल्ड एज एरर ऑफ कमीशन. एट द स्टेज ऑफ पोस्टिंग एंट्रीज इन द लेजर भी आपकी गलतियां हो सकती है. वो दो प्रकार की हो सकती है, एरर ऑफ ओमिशन हो सकता है, एरर ऑफ कमीशन हो सकता है. आपको ऑब्जर्व करना है, एरर ऑफ प्रिंसिपल पोस्टिंग में आने का चांस ही नहीं है. यानी एरर ऑफ प्रिंसिपल कहां पे होगा? जर्नल एंट्री लिखते समय ही. आपने जर्नल एंट्रीज ही बराबर लिखी है, उसके बेसिस पे आप पोस्टिंग करते हो. आर यू गेटिंग इट? तो एरर ऑफ प्रिंसिपल वहां पे होगा जर्नल रिकॉर्ड करते समय. पोस्टिंग करते समय, पोस्टिंग समझ में आ रहा है ना, लेजर से आप सॉरी जर्नल से आप लेजर में पोस्टिंग करते हो, नहीं तो सब्सिडरी बुक से आप लेजर में पोस्टिंग करते हो. लेजर तो किसी भी हालत में बनाना ही है हमें, इज इट राइट? क्योंकि लेजर के बेसिस पे ही हमारा ट्रायल बैलेंस बनता है. तो वहां पे कौन से एरर हो सकते हैं? एरर ऑफ ओमिशन. अब एरर ऑफ ओमिशन में दो टाइप के एरर हो सकते हैं, पार्शियल ओमिशन नहीं तो कंप्लीट ओमिशन. पार्शियल ओमिशन यानी क्या? एक अकाउंट में पोस्टिंग किया, दूसरे अकाउंट में पोस्टिंग ही नहीं किया. कंप्लीट ओमिशन मतलब क्या? एंट्री लिखी जर्नल एंट्री बट पोस्टिंग करना भूल गए, तो ट्रायल बैलेंस टैली होगा. पार्शियल ओमिशन के केस में ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा. एरर ऑफ कमीशन में देखो आप क्या क्या गलतियां कर सकते हो. रॉन्ग अकाउंट को पोस्ट कर सकते हो, नहीं तो रॉन्ग साइड को पोस्ट कर सकते हो, नहीं तो रॉन्ग अमाउंट भी पोस्ट कर सकते हो. एट द स्टेज ऑफ बैलेंसिंग द लेजर अकाउंट, पोस्टिंग के बाद आप क्या करते हो? लेजर अकाउंट बैलेंस करते हो. उसमें आप कौन से एरर कर सकते हो? टोटलिंग ऑफ अकाउंट्स की एरर कर सकते हो, नहीं तो रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स की भी एरर हो सकती है. आई होप यू आर, टोटलिंग गलत हुआ तो बैलेंसिंग भी गलत ही आएगा. आई होप यू आर गेटिंग इट. एट द स्टेज ऑफ प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनाते समय कौन से एरर्स हो सकते हैं? जो लेजर अकाउंट्स के बैलेंस निकाल के रखे लेकिन हमने वो बैलेंस ट्रायल बैलेंस में लिखे ही नहीं, तो दैट इज कॉल्ड एज एरर ऑफ ओमिशन. नहीं तो एरर ऑफ कमीशन क्या हो सकता है? टेकिंग अ रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग अमाउंट पोस्ट कर सकते हो ट्रायल बैलेंस में. लेजर में बराबर लिखा है लेकिन ट्रायल बैलेंस में गलत अमाउंट लिख दिया. रॉन्ग साइड को डेबिट बैलेंस था, क्रेडिट साइड को लिख दिया, ये भी एरर हो सकते हैं. मतलब इन चार जगह पे ही एरर होने के चांसेस है. आई होप यू आर गेटिंग इट. तो ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट एरर इज गोइंग टू हैपन इन दीज 4 टाइप्स ओनली. आर यू गेटिंग इट? तो ये अगर आप एरर का मैटर समझते हो तो आपको रेक्टिफिकेशन बहुत अच्छे से आने वाला है. ठीक है बच्चों? हाँ, तो ये था आज का डिस्कशन. इसी डिस्कशन को हम कल कंटिन्यू करेंगे, कल के लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर में. तो जरूर बच्चों नेक्स्ट लेक्चर देखना. ठीक है? सो आज सिर्फ हमने एरर्स देखे हैं और एरर का कंसेप्ट समझ लिया है. कितने प्रकार के एरर्स होते हैं वो देख लिया है. अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स. वी विल रिवाइज इट फर्स्ट विच वी हैव डिस्कस टुडे, एंड द इफेक्ट ऑफ दोज एरर्स ऑन ट्रायल बैलेंस. ये अगले लेक्चर में देखने वाले हैं और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले. बच्चों ये टॉपिक बहुत ही इजी है वैसे देखते हो तो, लेकिन आपको ये 11th में आपने इसका टेस्ट किया है, 11th कॉमर्स में आपको वो डिफिकल्ट लगता था उस वक्त, लेकिन अभी मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये जरा भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा. ठीक है बच्चों? सो आज के लिए बस इतना ही. टेक केयर, बाय बाय.